धरती रोई, अंबर सिसका जब हरियाली कटने लगी, सूनी शाखें, टूटे घोंसले जब चिड़ियों की बस्ती उजड़ने लगी। पर उम्मीद की एक लौ जली जब एक इंसान ने ठाना सूखे वीराने में फिर से हरियाली का रंग जमाना। टूटे हुए चिड़िया के घोंसले को देखकर दुखी हुए इंसान ने प्रकृति के प्रति अपना संकल्प मजबूत किया। आज उसी भावना से प्रेरित होकर उसने पूरे भारत में 121 वनों का निर्माण कर एक हरे भरे भविष्य की नींव रखी है। डॉक्टर आर के नायर, जिन्हें ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ने भारत में शहरी हरित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केरल के कासरगोड जिले में जन्मे नायर का प्रारंभिक जीवन प्रकृति के समीप बीता, जिसने उनके मन में पर्यावरण के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न किया। 2012 में एक सड़क निर्माण परियोजना के दौरान पेड़ों की कटाई और एक पक्षी के घोंसले के गिरने की घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने मियावाकी पद्धति से वनीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। डॉक्टर आर के नायर, जिन्हें ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मुंबई में वस्त्र उद्योग में कार्य करने के बाद उन्होंने गुजरात के उमरगाम में अपनी खुद की कंपनी श्री पौर्णिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की। 2012 में एक सड़क निर्माण परियोजना के दौरान पेड़ों की कटाई और एक पक्षी के घोंसले के गिरने की घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने मियावाकी पद्धति से वनीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने उमरगाम में 1 एकड़ भूमि पर 1500 पेड़ लगाकर अपने प्रयासों की शुरुआत की। इस परियोजना की सफलता ने महाराष्ट्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें एक पुराने रासायनिक कचरा स्थल को हरित वन में बदलने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद नायर ने 12 राज्यों में 80 से अधिक शहरी वनों का निर्माण किया, जिससे लाखों पेड़ लगाए गए और शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण में वृद्धि हुई। आज हम आपको एक नहीं बल्कि 2 नायकों से मिलवाने जा रहे हैं। पहले हैं ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया डॉक्टर आर के नायर, जिन्होंने भारत में मियावाकी विधि से हरियाली की क्रांति लाई, और दूसरे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशीला शर्मा, जिन्होंने हाल ही में किसानों पर आधारित कार्यक्रम राम राम सा की थीम पर 24 घंटे का अखंड संवाद करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना स्थान बनाया है। हम लोग दोनों एक साथ खड़े हैं, सुशीला शर्मा जी और मैं डॉक्टर आर के नायर, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया। हम दोनों 2 वृक्ष का बीच में मिडिल में खड़े हैं जी। इसका अर्थ ये है कि मैं ये लाइन बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि महर्षि जब तपस्या करने का था उनको, तो उनको समझना था कि दैविक शक्ति क्या होता है। वो उनकी समझ में आ नहीं रहा था, उनको राम बोलने को आ ही नहीं रहा था। उनको कितनी बार बोला कि राम राम बोलो, नहीं वो बोले नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उनको 2 वृक्ष के बीच में बैठने को बोला गया और बोला आमर इमर बोलो, मतलब मारा बोलेगा तो वृक्ष है। तो वो बोलते जाओ और कुछ नहीं बोलना था, और वो बैठ गए 2 वृक्ष के बीच में और ये बोलते गए आम हरी मराम हरी मराम हरी, मतलब अपने आप राम राम होते गए और उनके ऊपर वाल्मीकि पूरा चढ़ गया। और वाल्मीकि महर्षि के नाम से उसको सुना जाता है, कहा जाता है, लिपि में है। और वाल्मीकि रामायण भी बन गया। मतलब 2 वृक्ष के बीच में से इतनी ज्ञान मिलता है। तो आज सुनील जी को और ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया को 2 वृक्ष के बीच में से बहुत ज्ञान लेना बाकी है। डॉक्टर आर के नायर द्वारा बनाए गए इन वनों में हरियाली के साथ रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हवा चलती है, यह फूल मानो प्रकृति के संगीत पर झूम उठते हैं। वलसाड़ जिले के नारगोल गांव के समुद्री किनारे पर बसाया गया यह वन किसी चमत्कार से कम नहीं। जहां कभी आकाश में परिंदे नजर नहीं आते थे, आज वहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। डॉक्टर आर के नायर सिर्फ पेड़ लगाते ही नहीं बल्कि उनसे बातें भी करते हैं। उनका मानना है कि पेड़ भी हमारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं।
नायर साहब द्वारा एक गांव में श्मशान भूमि के पास बनाया गया वन आज एक प्राकृतिक बैरिकेडिंग का काम कर रहा है। पहले श्मशान की चिताओं से उठने वाला धुआं आसपास के स्कूलों तक पहुंचता था, जिससे बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी होती थी। लेकिन आज इस घने वन के कारण न सिर्फ वह धुआं रुक गया है, बल्कि गांव के लोगों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण भी मिला है। तो लिफ्ट में आप देखेंगे तो ये ब्लैक कार्बन इसमें सेट हो गया। इवन इसको इस तरह से भी ये झाड़ेंगे पूरा तो, उसमें आकर के जम गया। उसकी वजह से एक ग्रीन बैरिकेड बन चुका है। यहाँ भी देख सकते हैं सप्तापर्णी, जबकि सप्तापर्णी का पत्ता हमेशा आपको क्लीन दिखेगा, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे सप्तापर्णी में पूरा का पूरा एक कार्बन। नमस्कार। आज के हमारे इस चर्चा में आपको जो महसूस करनी है वो चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको महसूस करनी है सागर की वो आवाज जो कि हमारे पीछे से आ रही है, एक चिड़ियों की वो आवाज जो कि बीच बीच में आपको सुनाई देगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और महसूस करनी है सौंधी माटी की वो महक जो हमारे ग्रीन हीरो ने डेवलप की है, पैदा की है नेचुरली। जी हाँ, ग्रीन हीरो, अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो पाएंगे कि एक हीरो हिंदुस्तान में ऐसा भी है जिसे ग्रीन हीरो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, डॉक्टर R.K. नायर। क्यों ग्रीन हीरो इन्हें कहते हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और वो तब समझ में आएगा जब जो चीजें मैंने आपको बोली उन्हें आप अपने कानों से महसूस करेंगे, और इस इंटरव्यू के दौरान चलने वाले जो क्लिप्स हैं उन्हें आप अपने हृदय से देखेंगे। आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास एपिसोड के हीरो, ग्रीन हीरो R.K. नायर जी को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। जो पूरी दुनिया है वो तरह तरह के हीरोज के पीछे पागल है। किसी को एक्शन हीरो चाहिए, किसी को रोमांटिक हीरो चाहिए, किसी को कैसा हीरो चाहिए, किसी को पॉलिटिकल हीरो चाहिए, ठीक है। परंतु जो सबसे बड़ी जरूरत है वो आप जैसे ग्रीन हीरोज की है। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंगल उगा देते हैं। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेतीली जमीन, जो जमीन किसी काम की नहीं होती, उसे हरा भरा कर देते हैं। आज जिस जगह मैं यहाँ हूँ वो वही जगह है जिसे इन्होंने हरा भरा कर दिया। वहां तक बाद में चले, उससे पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ से आई ये प्रेरणा कि जंगल उगा डालूं? लोग तो जंगल काट के वहां पे सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं। यस सर, ये लगभग आज से 13-14 साल पहले जी रोड कंस्ट्रक्शन दौरान बहुत सारे पेड़ काटे गए जी। आपको तो मालूम है भारत विकास का रास्ता पे चल रहा है जी। विकसन के लिए अच्छे रोड भी चाहिए, तो जी। रोड के काम हो रही थी उस टाइम में, बहुत पेड़ काटे गए। जी। उसमें से एक पक्षी का घर अंडे के साथ उस पेड़ से नीचे गिरा, और वो रोता हुआ मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं खाना खाने जा रहा था, मैं गाड़ी रुका के उधर देखा तो पक्षी इतनी रो रही है कि वो नजदीक हम जाने के बाद भी पक्षी इधर उधर भाग नहीं रहा है। फिर वो दिखा रहा है कि नीचे देख, नीचे देख, मुझे देख रहा है और बोल रहे नीचे देख। तो मैं नीचे ऐसा देख रहा हूँ तो अंडा पूरा स्मैश हो चुका है। ओके। अब फिर उसके बाद मेरे को देख रहा है, मुझे ऐसे कर रहा है। मतलब मुझे ये महसूस हो रहा था उस टाइम में कि पक्षी मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है। तो मैंने भी उस चीज को देखा, मैंने बोला आप इस अंडे को फिर से जोड़ के तो मैं दे नहीं सकता जी। लेकिन मैं वो पक्षी से उस टाइम में बात कर, तब से मैंने वो दिन है जिस दिन से मैं पक्षियों से, प्राणियों से, पौधों से भी बात करना शुरू किया। वो उस दिन से था कि मुझे लगा कि ये हमारी बात तो सुनते हैं, उसके बाद हमारी सुनते। मैंने बोला देख इस अंडा तो पास में तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन मैं आज के बाद निर्णय लूंगा कि तुम जैसे पक्षियों के लिए, छोटे छोटे प्राणियों के लिए जरूर कुछ न कुछ एक जंगल की व्यवस्था में करूंगा। और उस दिन पूरा दिन मैं एक ही सोच में था कि क्या, उस दिन खाना तो मैं खाया नहीं, मैं खाने के लिए जा रहा था लेकिन नहीं खाया था। मैं इसी चीज मेरे अंदर घूम रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि वो पक्षी की क्या कसूर है। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर है, क्योंकि मैं एग्जांपल ऐड करता हूँ आपको। अगर हमारी कोई घर या चाली तोड़ता है या कुछ छोड़ता है तो सरकार हमें एक नोटिस देगी, 15 दिन में आप खाली कर दो, 45 दिन में आप खाली कर दो, आपका इलीगल जगह है आपको। जबकि इसका इलीगल नहीं था, प्रकृति ने उसको दिया हुआ एक संरक्षण का जगह था कि वो पेड़ पौधे पे घर बनाएंगे, उसमें वो रहे। और सृष्टि भी प्रकृति ने उसको किया, हमने तो किया। तो फिर मेरे अंदर वापस क्वेश्चन यही गिर रहा था कि उसकी कसूर क्या है। तो ऐसे में मैंने बोला कि जहाँ कोई उसको नष्ट न कर सके, जहाँ कोई विकास नहीं हो रहा हो, ना आगे तक 500-1000 साल तक भी कोई विकास के लिए कोई जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, ऐसी जगह पर इन लोग जंगल बना रहा है। तो वो जो खोज है, वो जो सोच है, वो मुझे पूरा पर्यावरण के अंदर लेके करके पशु पक्षियों के लिए घना जंगल बनाने का एक मोड़ पे लेके आ गया। और ऐसे में भी जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगी, वहां पे जंगल। जी हाँ,
आर.के. नायर साहब कहते हैं कि विकास कीजिए पर विनाश मत कीजिए, उन लोगों का विनाश मत कीजिए जिनका कोई कसूर नहीं है। जैसे कि पशु पक्षी हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो खत्म होती जा रही हैं, पेड़ों की मान लीजिए, पक्षियों की मान लीजिए। चलिए, उसके बाद फिर आपने कहा कि उस रात आपने खाना नहीं खाया, आपके अंदर एक बेचैनी हो गई, मतलब वो बेचैनी थी जो एक क्रांति का रूप लेने जा रही थी। कहते हैं कि वो जटायु ने रास्ता बताया राम को कि इधर लंका है। ठीक है, तो एक पक्षी ने आपको रास्ता बताया कि आपको इधर जाना है, इस तरह। तो उस दिशा में कहाँ तक बढ़े? वहाँ फिर हमने हमारे जो हमको जो गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हो, जो सप्लाई करते हैं, जो काम देते हैं, दिपेन जैन करके जो आज हमारा फाउंडर है, हमारा एनजीओ का, हमने उनके साथ चर्चा किया। तब वो अक्सर जापान जाते हैं। उन्होंने बोला, नायर जी, जापान की एक टेक्निक है, मियावाकी कहते हैं उसको, हम आप बनाना ही है तो आप उस टेक्निक से बनाइए। वो मुझे भी पता नहीं था कि उस टेक्निक हमने खोजा, तो टेक्निक तो पता चल गया। मैंने बोला यार ये तो जापान में बनाते हैं, मुझे तो भारत में बनाना है। बिल्कुल। तो मैंने भारत के हिसाब से, मैं तो और मूल में जो गांव है कर्नाटक में, जो मैं रहता हूँ, केरल में जन्म है, कर्नाटक में जिस गांव में रहता हूँ जंगल के अंदर, आसपास में सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पौधे लगा करके छुट्टियों में घना जंगल उधर बना हुआ है। तो मैंने एक दिन गाँव गया तो मैंने वहाँ पे भी देख के आया, यार ये और मियावाकी में क्या फर्क है। मुझे ज्यादा कोई अंतर बड़ा दिख नहीं रहा था। वो पौधे गड्ढे करके ऐसे लगा दिए, और मियावाकी में सॉइल प्रिपरेशन पहले किया जाता है और पानी दिया जाता है, वो बारिश के टाइम में करते हैं, ये समर के टाइम में किया जाता है, फिर पानी देकर के संरक्षण करते हैं। ठीक है, बोलो चलो इसकी एक शुरुआत करते हैं। पैसे में एक छोटी सी 1 एकड़ जगह खरीदा और उसमें सबसे खुद की जगह खरीदा, खुद की जगह खरीद करके एक 1500 पौधे लगा करके एक ट्रायल लिया कि भाई कैसा बना सकते हैं। और वो जो 1500 पौधे पहले लगा करके जो जंगल मैंने बनाया है, वो इतना सुंदर बना, और उसके अंदर पक्षियां घर आकर के बनाना, मधुमक्खी आना, बटरफ्लाई को देखता हुआ, वो सब देखने के बाद फिर मेरा बेचैनी रह नहीं गया कि भाई नहीं, इसको अभी आने रुको। फिर मेरे इंडस्ट्री की तरफ का ध्यान कम्प्लीटली डाइवर्ट होने लगा। फिर तो बेटा भी बड़ा है तो वो इंडस्ट्री देखने लगा। मैंने बोला बेटा तू ये संभाल, मुझे मेरी जंगल चलने दो। तो मैंने जहाँ नई हाउसिंग सोसाइटी बनती थी वहाँ बेटा घर संभालने लगा और आप पक्षियों के घर संभालने। चलिए, बहुत ही भावुकता के साथ आपने इस काम को शुरुआत की कि एक पक्षी का घर टूटा हुआ देखा। जब आपने अपना एक जंगल बनाया और उसमें जब सबसे पहला घोंसला किसी का बना होगा, तब आपको लगा कि याद आई कि मैंने अपना कम से कम पहला काम शुरू कर दिया? सर वो बात को अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहला घर या नहीं बोलूंगा मैं, उसके बाद से जितने भी पक्षियों के घर में देखता हूँ, उसके अंदर अंडे देखता हूँ और उसमें पक्षी बड़ा होकर के वो छोटे पक्षी माँ आने की मेरे पास बहुत सारे वीडियो और फोटोस है। वो चोच ऐसा कर करके मैं नजदीक जाता हूँ मोबाइल से फोटो निकालने के लिए, तो पौधा हिलता है तो उसके अंदर से चिक 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 करके बाहर निकलता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे और जितने पौधे लगते हैं, आज भी मैं मेरा लेबर हमेशा काम करते वक्त बोलता हूँ कि ये सारे पौधे मेरे बच्चे हैं, इसको जोर से उठा के फेंकना नहीं, इसको तोड़ना नहीं, पैर मत लगाना, ऐसे सब मैं बोलता हूँ। कि मैं बोलता हूँ ये मेरे बच्चे हैं। आज मुझे कोई लोग पूछता है तो मैं बोलता हूँ मेरा 32 लाख बच्चे हैं, 32 लाख पौधे लगा दिए, इसलिए 32 लाख बच्चे हैं। और उसके साथ बहुत सारे प्राणी पशु पक्षी जो गिना नहीं, जितने जो डेवलप हो चुके, कोई भी मेरे परिवार है। इसके लिए पूर्ण रीति से वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द है, जो उसके जो अर्थ है, उसके जितना अर्थ है, वो अर्थ के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। बहुत खुशी होती है सर, आप उसको अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी पक्षियों की उस घर को देख करके उसके अंदर बच्चों को देखते तो मेरे अंदर कभी ऐसी भी फीलिंग आती है, मैं घर आकर के बच्चों को बोलता हूँ कि यार उस बच्चों को कुछ नाम दे और मैं उसको रेशन कार्ड में ऐड कर दूं, ऐसा कभी दिन आए, ऐसा बोलता हूँ। मेरी बेटी कभी पूछती है पापा आज आप 3 पक्षी के बच्चे को देख के उसको नाम दिए कि नहीं दिए, तो मैं ऐसे मजाक में बोल देता हूँ नाम, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा फिर मैं ढूंढू कहाँ उसको। अभी मैं उसको बोलूंगा कि भाई इसको मैंने ये नाम दिया, तो अभी कहाँ है अश्विनी, कहाँ है, कहाँ ढूंढू, तो कहाँ गई पता नहीं, इस बड़ा हो गई तोड़ के कहीं चला गई, फिर मैं उसको ढूंढू कैसे। इतना अटैचमेंट उसके साथ बन चुका है कि आज की तारीख में मैं कोई भी मेरा बना हुआ जंगल के अंदर जब एंट्री मारता है, मैं एंट्री मारता हूँ, कार से उतर करके अंदर आता हूँ, पक्षियों को पता चल जाता है कि मेरी बंधु आ गया, वो आवाज करना शुरू करते हैं। और मैं उसको जब तक रिएक्ट नहीं करता हूँ ना, वो लोग इतनी आवाज करते हैं, अभी जैसे मैं सुबह एंट्री मारा सब आवाज करते हैं, मैं जब तक उसको बोलूंगा नहीं तब तक वो चुप नहीं होगी। ये अभी व्यवस्था बन चुका है, जबकि वो मुझे कैसे जानते हैं मुझे मालूम नहीं, और मैं उसे कैसे जानता हूँ मुझे मालूम। ये कनेक्टिविटी जो है प्रकृति का है,
तो बहुत आनंद आता है सर, बहुत आनंद आता है। ये पौधे विधि की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं यही आपको बताने वाला था कि जब आपके साथ मैंने पूरा इनके साथ जब मैंने पूरा इनका ये वाला जगह देखी, तो यहाँ मुझे खुद को महसूस हुआ कि पेड़ आपकी तरफ झुक रहे हैं, कि पेड़ आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो जगह है, ये भी मैं जब हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर ये भी आप ही की तरफ ज्यादा देख रहा हाँ। मेरे से ही ज्यादा बात कर, सुनील जी से भी थोड़ा बात कर लिया करो, उनको नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बीच में बात कर। देखिए अभी आपसे भी बात कर है। चलिए साहब, जब आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, एक बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें आप पहले दिन आपको 1 मंजिल बन गया, दूसरे दिन 3 मंजिल, या ज्यादा लेबर लगाया तो ज्यादा जल्दी काम हो गया। तो बहुत पेशेंस का काम होगा। कितने साल आपको लगते हैं कि एक जंगल को जंगल के रूप में देखने में? सर इसमें ऐसा है कि इस मेथड में करने के लिए पहला तो मैं चैलेंजिंग एरिया में करता हूँ। जी। चैलेंजिंग एरिया में मतलब जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगा। जी। अभी जैसे जहाँ हम अभी बैठे हैं, एक खारा लैंड है, जी, इसको मालवन बीच बोलते हैं, सोनेरी खाड़ी बोलते हैं। बिल्कुल दरिया की दिखी पारी की आवाज आपको जी सुनाई बिल्कुल दे रही है। सुनाई दे रही है। पूरा खाड़ी है, मतलब हम्म। यहाँ लोग बाजू में एक स्मशान है तो बॉडी बरी करने के लिए आते हैं, अन्यथा यहाँ कोई आते नहीं। हम्म, तो ये जगह पर करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आती है कि लोगों को बोलेगा खारा मिट्टी में करना है, और सैंड है, खारा हवा है, खारा पानी है, और दरिया तो सबसे ज्यादा हवा का फोर्स होगा, जी, वो कैसा होगा। तो ऐसी जगह में हमको पहले जाकर के धरती को देखना पड़ता है। फिर वहाँ ये मेरा एक धरती के साथ एक संवाद होता है, जी, जैसे आपका खेडूत के साथ एक अखंड संवाद होता है, जी, इसी तरह मेरा धरती के साथ एक संवाद होता है। जी, मैं धरती को वहां जाकर के पहले पूछता हूँ कि मैं यहाँ जंगल बना लूं, वो मुझे बोलते बना डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस, फिर मैं उसको बाकी सारे स्टडी कर लेता हूँ। फिर जेसीबी से सॉइल ओपन का व्यवस्था, बायोमिक्सर्स डालना, लोकल से लेबर को लेना, पौधों को मंगाना, पौधे लगा करके जंगल बनाना। उस टाइम में मुझे कभी ऐसा वो चैलेंज भी आती है कि पौधे यहाँ जब मैं लगा रहा हूँ, क्या मैं इस वैरायटी के पौधे यहाँ लगाऊं तो वो उगेगा? तो धरती मुझे बोलते हैं तो कुछ भी ला के लगा, मैं सब तेरे को उगा के देता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे में सर एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। इस एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अर्जुन मिलेगा, शमी देखिए कितना बड़ा है, रक्तचंदन है, साग है, नीम है, काजेलिया है, ये मिट्टी इमली है, बहुत सारे, ये अमलतास है, पीछे आम देख लीजिए, असोपालो देख लीजिए, जी, आमला देख लीजिए, आपका बिल्कुल राइट साइड से जी, आमला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने आमला बोला तो वो भी बात करना चाहिए, वो भी खुश होगी। तो इतने सारे वेराइटी को लेकर के जंगल बना करके एक मतलब एक सुंदर व्यवस्था, फिर वो प्रकृति साथ देता है। अच्छा, प्रकृति साथ दे रही है कि नहीं दे रही है वो भी मुझे अब तक महसूस हुआ। अभी तक तो अक्सर प्रोजेक्टों में, बड़ी बड़ी प्रोजेक्टों में मुझे महसूस हुआ, लेकिन अभी परसों राजस्थान में भी महसूस हुआ। मेरे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, मैं पहला पौधे लगाऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी बारिश गिरेगी, वो कोई भी सीजन क्या बात है। चाहे वो मार्च हो, फरवरी हो, अप्रैल हो, एक छोटी सी बारिश, मतलब प्रकृति ये संकेत दे रहा है, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि धरती बनना बहुत सरल है, मुश्किल है बादल हो जाना। समझदार तो हर कोई होता है, पर मुश्किल है पागल हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल आर.के. नायर साहब बिल्कुल पागल होकर जब इस तरह से लगे, तब जाकर आज धरती का कुछ भूभाग जिसे कहते हैं ना, बहुत कम अभी है, लेकिन परंतु कहते हैं कि जो कोशिश है वही आगे जाके साकार होती है। सर, बार बार हम एक पद्धति की बात करें, एक मेथड की बात करें, जापान की मियावाकी जो पद्धति है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि वो क्या है। सर ये घना वन बनाने का, सघन वन बनाने की एक पद्धति है जी। मिट्टी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जहाँ कुछ भी नहीं है, जी। देखो पौधे जहाँ लगी है, जंगल है दिख रहे, प्राकृतिक जंगल जो आपको दिख रहे, सह्याद्री पर्वत दिख रहा है, ये सारे हैं, उसको संरक्षण करने की जरूरत है। वो भी कुछ बड़े पेड़ 400-500 साल पुराने हो जाते, नष्ट होते, नया बनते हैं। लेकिन आज भारत जिस विकास के रास्ता ले रहे हैं, उस विकास के रास्ते में बहुत सारे पर्यावरण की नष्ट भी हो रहे हैं। जी। उसके सामने इसको कैसा तैयार करना है, जहाँ कुछ नहीं वहां तैयार करना है, तो उसको सॉइल प्रिपरेशन करना, फिर उसके बाद अभी आपने जो लेके मियावाकी मेथड क्या, जापानीज तंत्रज्ञान यही है कि भाई सॉइल को 1 मीटर तक ओपन कर लो, एंटायर एरिया को। समझे आप 1 लाख पौधे लगाना चाहते हैं 7 एकड़ 8 एकड़ में, और उसके बाद उसमें गौमूत्र और ऑर्गेनिक बायोमिक्सचर्स उसमें डाल दो, कंपोस्ट हो गया, ये सारी चीज उसमें डाल दो, कोकोपीट डाल दो, राइसस डाल दो। मट्टी में कितना क्या, कौन सा गात्र में कितनी जरूरत है, वो मट्टी कितना फलवत्ता वाला मट्टी, कोई मट्टी आपको मिलेगी कि बाजू में केमिकल बहुत यूज किया होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से वहां पे मट्टी पूरा नाश हो चुका होगा, जिसको पैरालाइटिक मट्टी हम लोग कहते हैं, नपुंसक मट्टी को, उसको आपको रीजनरेट करना, अच्छा करना है। तो गौमूत्र वगैरह यूज करो, उसको अच्छा करो, उसके बाद पौधे लगाते वक्त
सारे गोमूत्र में डुबा हुआ पौधे को उसमें लगाना है। फिर पौधे जब लेते वक्त 1 फीट से लेकर के 3 फीट के अंतर तक का छोटे पौधे आपको सीडलिंग से जो डेवलप किया ऑर्गेनिकली वो लेना है। और श्रब्स, फ्लावर्स, टिम्बर, फ्रूटिंग, कैनोपी कैटेगरी 5 कैटेगरी को लेकर के आपको प्लांट्स होना। जैसे अभी मैं अपन बैठे इसके बाद ये मीठी मिली, ये फ्रूटिंग वाला है, वो बाजू आम रहा है वो फ्रूटिंग वाला। उसके बाद पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सरू दिखेगा, आर्किन दिखेगा, टीक दिखेगा, सारे टिम्बर कैटेगरी। फ्लावर्स कैटेगरी भी बहुत सारे इसके अंदर है, अमलतास में फ्लावर आते हैं, उससे छोटा फ्लावर वाले भी बहुत सारे इसके अंदर पड़ा है। सीताफल है वो छोटा है, श्रब्स में आता है। अलग अलग वेराइटी को लेकर के केवल 2 फीट का डिस्टेंस, एक पौधे से दूसरा पौधा आप देख लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 फीट है, उससे ज्यादा दिखेगा, पौने 2 से 2। दरिया किनारे हम लोग इसको 1.5 से 2 फीट के अंदर में कहीं के पौने 2 पौधे लगाने हैं। उसके बाद ड्राई ग्रास से इसको मल्चिंग करना। अभी जो मल्चिंग आपको दिख रहा है, ये मल्चिंग जो है नेचुरल है, नेचुरली जो पत्ते हैं ना, ये देखिए ये पत्ते सूख करके नीचे गिर करके हमको हमारा कार्बन एब्जॉर्प्शन किया, हमें ऑक्सीजन लेकर के थक के गिर गया, उसकी खुद की मल्चिंग बन गई। लेकिन आप पौधे जब छोटा लगा तो उस टाइम में तो आपका मल्चिंग रहती नहीं, हमें ड्राई ग्रास से मल्चिंग करना पड़ता है। वो मल्चिंग करके फिर फवारा से स्प्रिंकलर आपको पीछे देखने को मिलेगा, आपने पीछे बना उससे हमको इसको पानी देना है। दिन में 2 बार स्टार्टिंग में देते हैं, उसके बाद फिर दिन में 1 बार फवारा से लेते हैं। ऐसा 3 साल तक इसको पानी देना है। और जो पौधे गिर सकता है ऐसा लगेगा तो उसको बाम्बू स्टिक का सपोर्ट देना है। और उसके बाद 3 साल बाद इसको पानी देने की जरूरत नहीं। ये सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट हो जाता है। इसके अंदर ये खुद से अपना बारिश का पानी को जमा करेगा, बहुत सारा जीव राशि इसमें अपने आप तैयार हो जाएगा और ये घना जंगल। तो एक घना वन बनाने की एक पद्धति है, उसको मियावाकी पद्धति, ताकि कुछ भी इसके अंदर जापान से नहीं। मेरे भारत के हिसाब से, भारत का भौगोलिक इतिहास के हिसाब से, यहाँ का वातावरण के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस इसमें मैंने किए। अभी आज की तारीख में आप इसको एज इट इज मियावाकी नहीं बोल सकते, ये भारत का अपना एक सगल वन है। पक्षियों की आवाज है ना, ये नेचुरल है, कोई आपको एडिटिंग करके पक्षी ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमारी बात के बीच बीच में वो लोग बोले हमारा भी आवाज आ रही है ना। दरिया किनारे बैठ के आप खाली कौवे की आवाज सुना होगा इससे पहले, बाकी पक्षियों की आवाज सुनना बहुत मुश्किल है। तो सुनना है तो फिर आपको कहीं एक पिंजरे में डाल के रखना पड़ेगा, या आप पिंजरे में नहीं डाला, ये तो आप नेचुरल बना हुआ जंगल के अंदर से इसका आवाज है। ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये दरिया की किनारे। वाकई 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 सर, बिल्कुल। आज मतलब वो गाना अपने आप याद आया मुझे, लाइन की, हाँ ऐसा होता है, खाली गानों में जरूरी नहीं है। चलिए, सबसे पहले ग्रीन हीरो आपको किसने कहा? ये ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया जब मैंने तारापुर में कार्बन डंप यार्ड को, केमिकल डंप यार्ड को फॉरेस्ट बनाया जी, तारापुर में केमिकल डंप यार्ड था बाकायदा, 4 एकड़ का जगह है। पूरी केमिकल इंडस्ट्री की जो एस्टेट है वो लोग लेके जाके उसमें केमिकल डालते हैं और कुछ नहीं डालते, उनका काम है सब उधर वेस्ट डालते। और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे, पाल फैशन करके, चरण आहूजा सर, उन्होंने हमको इन्वाइट किया, बोला सर आप एक बार हमारा ये उनकी फैक्ट्री की बराबर पीछे, बोले इसको आप जंगल बना सकते हैं क्या? एक बार तो आपको जंगल बना रहे हैं, हमारे इसको भी बना रहे हैं। हमने जाकर के देखा, जब गाड़ी से मैंने उतरा तो बहुत इतना स्मेल आ रहा था, श्वास लेने को नहीं हो रहा था मुझे। मैंने रुमाल मुंह पे रख करके पूरे एरिया उधर देखा, तो मैंने बोला मैंने आपको पहले उल्लेख किया है साहब, मैं पहले धरती को पूछता हूँ, मैं बना दो, सरकार तुम देगा, केमिकल डंप यार्ड। मैंने धरती को पूछा तो वहाँ पे एक मैडम थे, उन्होंने बोला आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला मैं धरती से बात कर रहा हूँ, तो वो करने देगा तो मैं कर देता हूँ। मैंने बोला बना डालूंगा इसमें, सुंदर बना दूंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको एक हमने सुंदर डेंस फॉरेस्ट बनाया। उसमें मुझे जर्मन यूनिवर्सिटी वो बनने के बाद इटली से लोग आए विजिट करने के लिए किया। महाराष्ट्र से उस प्रोजेक्ट को वसुंधरा अवार्ड मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वसुंधरा अवार्ड उसको मिला। वो प्रोजेक्ट इतना सुंदर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि केमिकल डंप यार्ड है, केमिकल डंप यार्ड कन्वर्टेड फॉरेस्ट होके 4 एकड़ में 32,000 पेड़, उसने उस दौरान ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर लोग ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया, गूगल भी आप सर्च करो तो ग्रीन हीरो, बहुत सारे आर्टिकल आ गए। हाँ, आपके नाम से ढूंढने कम आएंगे, ग्रीन हीरो के नाम से ज्यादा आएंगे। तो बहुत सारे, मतलब साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, केरला का एक गांव है, वहाँ के लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि किसी ने केमिकल डंप यार्ड कन्वर्ट किया, उनको ऑनररी डॉक्टरेट मिला जर्मन यूनिवर्सिटी से, तो वो सारे हाईलाइट हो गए, बोले ग्रीन हीरो। तो ग्रीन हीरो होते जी हाँ, तो ये थी मुलाकात ग्रीन हीरो के साथ एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण में, जहां पर हमने इनसे जाना और इन्होंने बताया कि असल में हम जो हमारी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, वो असली विरासत वो होगी कि हम उनके लिए कितने जंगल छोड़ के जा रहे हैं, कैसा वातावरण छोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरीके से हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या उपहार देकर जाना चाहेंगे। पेड़ लगाने से बड़ा कोई धर्म नहीं,
और प्रकृति से प्रेम करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। आज यह हरियाली सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुकी है। हो गया सर? आकाश ये पकड़। हाँ, प्लीज, थैंक यू। रेडी? सर हमने सब चर्चा की, हीरो के क्राउन को भूल गए। मुझे इनके इसके बारे में, क्राउन के बारे में जानना है। ये सर ये सुपारी का पत्ता है जी। ये हम लोग जब खेती में काम करते थे तो इसको यूज करते थे गांव खेड़ा में। और मेरी माँ हमेशा इसको पहनती थी। हाँ, ये पहने बिना खेती, पिताजी भी ये पहने बिना खेती में नहीं। अच्छा। हाँ, ये पहन के खेती में जाना है, खेती में काम करना। तो मैं भी पहनता था। वो खेती से आया, घर आया, उतार के रखते थे तो एकदम ठंडा, दिमाग ठंडा रहता था और तड़का नहीं लगता। और मेरा काम सर, ये अभी इंडस्ट्री के बाद में आ गया ये काम, और ये काम मेरा गर्मी में होता है। अभी जैसा पाली के आपको बोला गर्मी में, अब गर्मी में पूरा दिन खड़ा रहना, विंटर समर के टाइम में तो आपको पता है 38 से 40 होगी, 45 48 डिग्री, 50 डिग्री में मैंने प्लांटेशन किया। अच्छा। झुंझुनू में 50 डिग्री में किया। 50 डिग्री में खड़ा रहने को ऐसा होगा नहीं, तो सर में बाल भी कम है मेरा। तो हम बोला यार कोई कपड़ा अपना बांधे उससे अच्छा है, या कोई दूसरी कैप लेकर के पहने उससे अच्छा है। नेचर के लिए काम कर रहा हूँ, नेचुरल। तो सुपारी का पत्ता लेकर के सर पे रख दिया हूँ। अब वो जो रखा है, वो रखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसे मुझे पूरा विश्व भर में रख के ही जाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे इस कैप से भी पहचानना चाहिए कि ये बंदा धरती के लिए काम करता है, खेडूत से रिलेटेड आदमी है, खेती का संकेत मिला। क्योंकि आज खेडूत, जय जवान जय किसान हम बोलते हैं, लेकिन वो जो किसान है वो आज बहुत ही पीछे ही रह गया। पीछे इसके लिए रह गया कि किसान का बनाया हुआ उत्पन्न लोग घर बैठे बैठे एसी में खा रहे हैं। वो किसान कितना धूप खा रहा है वो कभी आज के बच्चे जो डिजिटल युग में जी रहे हैं वो बच्चे कभी महसूस किया नहीं। इसके लिए मैंने बोला जब ये मैं पहनूंगा तो लोग पूछ के तो कम से कम महसूस करें कि हाँ, तड़का में किसान काम करके हमें प्रोडक्ट घर पे पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसको भी, सुपारी का पत्ता है। वाह, इसीलिए ठीक है। चलिए ठीक है सर। फुल मॉडल है जी। तो मैं कहता हूँ कि एक ग्रीन हीरो नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक महात्मा गांधी नहीं होना चाहिए। तो आज एक ग्रीन हीरो नहीं होना, ऐसे हजारों ग्रीन हीरो तैयार होगा। 140 करोड़ में कम से कम 1,40,000 ग्रीन हीरो चाहिए। यस, है ना? या ग्रीन हीरो के आइडियाज रिप्लिकेट करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बोले कि भाई नहीं, हम इतना समय नहीं दे सकते, हमको अनुभव हाँ, तो कोई बात नहीं, इसको रेप्लिकेशन करने के मॉडल को एक्सेप्ट कर लीजिए। इंडस्ट्री इजीली कर सकता है। इंडस्ट्री बहुत सारे चीज के लिए पैसा खर्च करता है। कॉर्पोरेट सोशल फंड उनको लगाना ही पड़ता है। कोई लोग उसको गार्डन बनाने में यूज कर रहे हैं, कोई लोग कुछ गांव में कुछ बना दिया बोल के दिखाने के लिए कर रहा है, कोई लोग बहुत अच्छा भी कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट से जुड़ा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि L&T का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद भी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एक प्रोजेक्ट बनाया। इसको अच्छा देखने के बाद अभी जो अमृतवन हमने विजिट किया, अमृतवन भी उन्होंने बनाया, दूसरा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा लगा। स्कूल के लिए इतना बड़ा मॉड्यूल बन गया। उन्होंने बोले दरिया किनारे का खेडूत है उनके लिए भी एक मॉड्यूल होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने वो भी अडॉप्ट कर दिया। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज ने वहाँ पे बनाया हुआ आपने देखा। जेंटिवा हमारे साथ कर रहे हैं, HDFC फाउंडेशन कर रहे हैं, SBI फाउंडेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आगे आकर के अभी इसको अपना रहे हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग चाहिए, संख्या बढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग गार्डन्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑर्नामेंटल गार्डन्स, मेक ए मिनी फॉरेस्ट।